हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द ग्रेट क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आज इस क्लास में हम पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन को कैप्चर करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 12th क्लास में कई बार ये क्वेश्चन पूछी गई है। सबसे पहले तो आपके सामने आता है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है, या फिर एक दलीय प्रभुत्व क्या होता है, या फिर आपसे यहाँ पे ये भी पूछेगा कि यहाँ पे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व या एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक दल यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश के सत्ता को चलाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। और सरकार बनता कैसे है, तो सरकार बनने के लिए सबसे पहले अनेक प्रकार के पार्टियां का निर्माण होता है, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल का निर्माण होता है। और ये राजनीतिक दल जो है निर्वाचन आयोग से अपना कुछ चुनाव चिन्ह प्राप्त करती है, और चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के पश्चात ये अपना कुछ दल का नाम बनाते हैं, और उसी दल का नाम रखा जाता है जिसे राजनीतिक दल हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि बताइए कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। तो हम कहेंगे कि एक दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का, या फिर एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी पार्टी क्या करता है, जिसमें कोई भी पार्टी चुनाव में भाग लेकर क्या करेगा, अपना सरकार बनाएगा, और सरकार बनाने के बाद पूरे क्षेत्र में, वो पूरे राज्य में क्या करेगा, एक ही दल का प्रभुत्व होता है, यानी एक ही दल का अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पर कि देखिए कि जब कोई क्षेत्र में एक ही राजनीतिक दल बार बार जीते, बार बार सरकार बनाता है और अपना दबदबा या फिर अपना वर्चस्व कायम रखता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट हम यहाँ से ये भी क्वेश्चन पलट के बोल सकते हैं कि जब कोई क्षेत्र है या जब कोई राज्य है, उस राज्य में कोई एक पार्टी बार बार चुनाव जीत रही है और अन्य पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है, अन्य पार्टी को चुनाव में आने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर कोई अन्य पार्टी नहीं बनी हो, एक ही पार्टी का वर्चस्व पूरे क्षेत्र में रहे और वही पार्टी बार बार जीत कर सरकार पर नियंत्रण कर रही है, सरकार को चलाने का काम कर रही है, तो इस व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहेंगे। अब ये तीनों क्वेश्चन, अच्छा प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रभुत्व का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रभुत्व का मतलब होता है यहाँ पे नियंत्रण करना या कंट्रोल करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब कोई शासन, जब किसी राज्य या देश का शासन व्यवस्था कोई एक ही दल बार बार कंट्रोल करे, बार बार एक ही दल नियंत्रण करते रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक दलीय प्रभुत्व, यानी एक दल का नियंत्रण है, एक दल का अधिकार है उस देश के शासन व्यवस्था पर, तो इसी क्वेश्चन को एक दलीय प्रभुत्व कहेंगे। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है, तो प्रभुत्व का अर्थ मतलब वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया है। ठीक, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने, जैसे देख लीजिए कि वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। वामपंथी दल क्या है, वामपंथी दल से क्या समझते हैं, तो आपको पता होगा कि देखिए वामपंथी दल, जैसे हमारा भारत जो है, जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तब उस समय हमारे भारत के राजनीतिक व्यवस्था को संभालने के लिए, भारत के क्षेत्रों को संभालने के लिए कांग्रेस के ही अंदर अनेक प्रकार की क्या कही एक समूह बनाया, लोगों द्वारा एक समूह बनाया गया। उसी समूह में से एक कांग्रेस का एक समूह था जिसका नाम दिया गया वामपंथी। ये वामपंथी क्या है, तो आप सुने होंगे नरम दल और गरम दल के बारे में। तो ये वामपंथी जो है, ये वामपंथी वैसे लोग हैं, ये वैसे लोगों का समूह है जो क्या करते हैं, जो समाज में गरीबों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, जो समाज में निर्धन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो समाज में जो छोटे बड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करवाने तथा समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, तो उन्हीं को वामपंथी कहा गया। और ये वामपंथी वैसे लोग हैं जो क्या करते हैं, पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये लोग सोचते हैं कि कोई भी हमारे देश में कोई भी व्यवस्था पूंजीपति नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए और सभी लोगों के हित और सभी लोगों के अधिकार में होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के अधिकार में रहे। क्यों, क्योंकि हमारा भारत जो है, एक भारत अपने आप में देखा जाए तो विकासशील देश है, और विकासशील देश जो है अपने आप में विकसित नहीं हुई, इसको विकसित होने में काफी समय लगता है और अभी काफी इसको मेहनत करने की आवश्यकता है। और जब तक यहाँ के लोगों को आपस में मिलाकर नहीं चला जाएगा, लोगों को संगठित नहीं करके चलाया जाएगा, लोगों को आपस में जोड़ कर नहीं चलाया जाएगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से कहा गया कि वामपंथी में क्या है, तो वामपंथी कुछ ऐसे लोगों का समूह, कुछ ऐसे शिक्षित लोगों का समूह जो क्या करते हैं, आपस में मिलकर समाज में निर्धन लोग, गरीब लोग या फिर जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण प्रदान करके ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उनका विकास करवाने का प्रयास करते हैं तथा ये समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं उन्हीं को हम लोग वामपंथी कहेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे कि एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। एकल अधिपत्य क्वेश्चन पूछा है, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था।
एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? तो आपको पता होगा अधिपत्य का मतलब होता है अधिकार या नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक ना, या किसी भी चीज पर अपना प्रभुत्व मतलब उस पर अधिकार बनाए रखना, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, ठीक ना। तो कहा जाता है कि एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। अब दल यहाँ पे आ गया, फिर यानी वही बात हो गया राजनीतिक व्यवस्था। आपको पता होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो भारत आजाद होने के पश्चात जो है जब 1950 में चुनाव हुआ था तो चुनाव होने के पश्चात आपको 1967 तक भारत में एक ही पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला होगा, वो है भारत का कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन जो है 1885 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और यही पार्टी का वर्चस्व जो है काफी दिनों तक हमारे देश में देखने को मिला स्वतंत्र होने के पश्चात। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे कहा जाता है, देखिए कि एकल अधिपत्य दल यानी जब कोई एक ही दल का अधिकार या नियंत्रण देश के शासन व्यवस्था पर लंबे समय तक चलता रहे तो इसी को हम लोग एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं। और हम बोल सकते हैं कि एक ही दल का नियंत्रण, एक ही दल का प्रभुत्व देश के शासन व्यवस्था पर, सत्ता पर लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा हो और उसके सामने कोई दूसरे पार्टी को मौका ना दिया जाए, कोई दूसरा पार्टी नहीं जीतता है, तो उस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे एकल अधिपत्य व्यवस्था। जैसे आप कांग्रेस का उदाहरण अगर राजनीतिक थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे या क्लास 12 का पॉलिटी का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आपको इतने इस चीज के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त होगी कि एकल अधिपत्य व्यवस्था में हमारा कांग्रेस पार्टी जो कि भारत के सबसे प्राचीनतम पार्टी है, ठीक है, ये प्राचीनतम पार्टी का गठन जो हुआ था 1885 में हुआ था, यही हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी लंबे समय तक शासन किया था। तो इस व्यवस्था को एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा एकल दल अधिपत्य व्यवस्था क्या है। तो दल का मतलब तो पहले ही यहाँ पता चल गया कि राजनीतिक दल के बारे में बात किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एकल अधिपत्य दल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही दल का अधिकार या नियंत्रण हमारे देश के शासन व्यवस्था पर या फिर हमारे देश के सत्ता पर एक ही पार्टी, एक ही दल लगातार शासन करते आती है, ठीक है। और उसके सामने जब कोई दूसरे पार्टी, जब कोई दूसरे राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। इसमें क्या किया गया था, तो इसमें हमारे भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वही काफी वर्षों तक क्या किया था, शासन करने का काम किया था। इसमें अगर देखिएगा तो अन्य पार्टियां, मतलब हमारे देश में अन्य कई छोटी बड़ी और पार्टियां भी थी, लेकिन उन लोगों को पार्टी में आने का यानी सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा था और देश के सरकार चलाने का काम मात्र एक ही पार्टी करती थी, वो थी हमारी कांग्रेस पार्टी। तो इस व्यवस्था को हम लोग एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, देखिए राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी लेती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी लेने के लिए सबसे पहले क्या करता है, यानी देखिए कि आपको पता होगा कि राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी कैसे लेती है, यानी सरकार में भाग राजनीतिक दल सरकार में भाग कैसे लेते हैं। तो आपको पता होगा कि राजनीतिक दल यानी कुछ वरिष्ठ नेताओं का समूह होता है जिन्हें एक चिन्ह के द्वारा संबोधित किया जाता है और उसके समूह को ही राजनीतिक दल कहा जाता है। तो ये राजनीतिक दल सबसे पहले सरकार बनाने के लिए क्या करेगी, तो राजनीतिक दल सबसे पहले सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। क्या लड़ती है, चुनाव। सबसे पहले ये चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के पश्चात जब इसको जीत सुनिश्चित किया जाता है तो ये विधानमंडल में शामिल हो जाती है, ठीक ना। ये विधानमंडल में जाती है और विधानमंडल में जाने के पश्चात इसके जो सदस्य जो होते हैं, इनके जो मेंबर जो होते हैं, वो मेंबर क्या करते हैं, लोकसभा में जाकर अपनी सरकार का गठन करते हैं और सरकार को गठन करने के बाद या फिर बहुमत प्राप्त करने, जब इनको बहुमत प्राप्त होता है तो लोकसभा में जाते हैं और अपना सरकार बना लेते हैं, या फिर क्या करेंगे, किसी अन्य पार्टियां के साथ मिलकर क्या करेंगे, गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और इस प्रकार से अपना क्या करते हैं, सरकार में भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए वो क्या करेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी सबसे पहले सरकार का गठन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए सबसे पहले चुनाव लड़ती है। जब वो चुनाव जीत जाती है तो जीतने के बाद उसका सदस्य विधानमंडल में जाएगा, विधानमंडल में जाता है और फिर विधानमंडल से बहुमत प्राप्त होता है। जब उसको बहुमत मिलता है तो बहुमत के आधार पर लोकसभा में जाकर वो क्या करेगा, एक सरकार का गठन करेगा, या फिर वो बहुमत जब उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा तो वही व्यक्ति, वही सदस्य, वही प्रतिनिधि क्या करेगा, किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर लेता है और फिर इस प्रकार से वो क्या करता है, सरकार बनाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के पश्चात या गठबंधन करने के बाद अपना सरकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है, वही क्वेश्चन जो कि यहाँ पे रिपीटेड किया है। चलिए दूसरा का हम देख लेते हैं यहाँ पे
कि भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें है कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसा है उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा करके। तो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देगा, ठीक है। पूछा गया है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत में दलीय व्यवस्था, भारत में दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भारत में, चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक दल का होना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। कोई भी राजनीतिक दल का होना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है। तो हम कहेंगे कि भारत में जो है, भारत में कैसा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो बहुदलीय व्यवस्था है। क्योंकि भारत में दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया गया है। ये सभी सरकार क्या करेगा, एक दूसरे में संबंधित होकर, एक दूसरे से आपस में मिलकर और अपने नीति के आधार पर, अपने विचार के आधार पर क्या करता है, नियम कानून बनाकर अपने क्षेत्रों को चलाने का कार्य करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो दलीय व्यवस्था है वो क्या है, बहुदलीय है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक दल राज नहीं करता है, भारत में कोई एक दल राज नहीं करता है, बल्कि अलग अलग स्तरों पर यहाँ पे अलग अलग सरकार, अलग अलग दल की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो आपको पता होगा कि अभी केंद्र में जो है हमारा भाजपा का सरकार है, वही राज्य में देखिएगा तो राज्य में जेडीयू का सरकार, नीतीश कुमार। वही अलग अलग क्षेत्रों में देखिएगा तो कहीं पर कांग्रेस के प्रतिनिधि सांसद है, तो कहीं पे देखिएगा तो कहीं पे आरजेडी के हैं। यानी कहने का मतलब कि अलग अलग स्तरों पर आपको अलग अलग प्रकार के सरकार देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार के दल यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत का दलीय व्यवस्था कैसा है, बहुदलीय है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और फिर से इसको ध्यान से समझिए कि भारत में दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत का दलीय व्यवस्था क्या है, बहुदलीय है। बहुदलीय इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में शासन करने का काम, भारत को सत्ता चलाने का काम कोई एक दल नहीं करता है, बल्कि सभी दल, अनेक प्रकार के दल यहाँ पे क्या करती है, अलग अलग स्तरों पर अनेक प्रकार के दल शासन करती है और अपने हिसाब से आपस में गठबंधित करके, आपस में मिलकर अपने शासन को चलाने का क्या करती है, कार्य करती है, क्षेत्र को चलाने का कार्य करती है और क्षेत्र को विकास सुनिश्चित करवाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो दलीय व्यवस्था वो कैसा है, बहुदलीय है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व किस पर है, निर्वाचन का उत्तरदायित्व। तो आपको पता होगा कि निर्वाचन का मतलब क्या होता है। निर्वाचन जिसको हम बोल सकते हैं चुनाव, बोल सकते हैं चुनाव। तो पता यहाँ पे होना चाहिए कि भारत में निर्वाचन, चुनाव का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व मतलब चुनाव का काम कौन देख रेख करेगा, निर्वाचन कौन करवाएगा, किस प्रकार से करवाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में निर्वाचन, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, चुनाव का उत्तरदायित्व किस पर होता है, उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो निर्वाचन यानी चुनाव करवाने का जो काम करता है वो हमारा करता है चुनाव आयोग, ठीक है। यानी जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव संपन्न करवाने का काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयोग, या इसको हम लोग चुनाव आयोग भी बोलते हैं, चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत में निर्वाचन या चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किस पर है, मतलब किसके पे ये सब काम होता है चुनाव करवाने का। तो हम बोल सकते हैं कि भारत में निर्वाचन करवाने का कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग पर होता है। हमारे संविधान के अनुसार यह बताया गया है, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में सीधे तौर पर यह बातें बताई गई है कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए, चुनाव का कामकाज पूरा करवाने के लिए हमारे भारत में एक हमारे संस्थान में यहाँ पे यानी जो भी चुनाव से संबंधित कामकाज है उसको पूरा करवाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक आयोग होनी चाहिए जिसे चुनाव आयोग कहा जाएगा। और अंततः यही आयोग जो है, यही संस्था जो है क्या करती है, भारत में शांतिपूर्ण रूप से यानी शांतिपूर्ण से क्या करता है, चुनाव के कामकाज को क्लियर करवाता है, चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है और अंत में क्या करेगा, चुनाव का परिणाम को घोषित करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। आपको पता है कि देखिए आज के समय में चुनाव व्यवस्था नहीं, जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, इसमें 4 सुधार आपको बताना है। तो सबसे पहले तो चुनाव से पहले आचार संहिता का पालन करना काफी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए क्योंकि कोई भी सांसद विधायक जो है एक साथ मिलकर कुछ नीति, कुछ विचार ना बना पाए और ना ही एक दूसरे में दल बदली जैसा नीति बन पाए, यानी दल बदल जैसा व्यवस्था बन पाए। तो इसीलिए सबसे पहले चुनाव से पहले आचार संहिता का पालन होना चाहिए, पहला सुधार। दूसरा का आज के समय देखिएगा तो तमाम विभिन्न प्रकार के चुनाव पर खर्चा किया जा रहा है,
है, विभिन्न प्रकार के पैसा लगाए जा रहे हैं। और बताइए जैसे जैसे पैसा खर्चा किया जाएगा, पैसा में बढ़ोतरी होगी, अगर आय ज्यादा मतलब एक तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करके चुनाव पर संपन्न करवाया जाएगा, तो वो लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गिरी हुई है, खराब है, वो लोग कैसे चुनाव में लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले कि चुनाव में होने वाली तमाम प्रकार के जो खर्चे उसको कम करना, यानी दूसरा का हम सुधार क्या करेंगे कि चुनावी प्रक्रिया में होने वाली तमाम विभिन्न प्रकार के बेकार में जो खर्चा हो रहा है उस पर नियंत्रण करवाना है। तीसरा का जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हमारे संसद और विधानमंडल जो है, महिलाओं को संसद और विधानमंडलों में एक नियमित रूप से सीट आरक्षित करवाना। कि अगर देखा जाए तो जितना अधिकार पुरुषों का है, कम से कम उसके आधा अधिकार महिलाओं का भी होना अनिवार्य है। ठीक, तभी महिला भी इस देश के बागडोर और देश की सत्ता को सही ढंग से समझ पाएगी। तो सबसे पहले तीसरा काम क्या बोलेंगे कि चुनाव में क्या होना चाहिए, महिलाओं को भी सीट आरक्षित यानी सीट को आरक्षण देना अनिवार्य है। चौथा हम क्या कह सकते हैं, तो चौथा कि यहाँ पे अगर हम बोले तो जिसमें शासन की, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। यानी जैसे कहने मतलब कि हमारे राज्य में देखिएगा कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार का गठन किया गया है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का कोई एक ही स्तर होगा या फिर अलग अलग स्तर रहेगा, लेकिन वो सभी स्तर जो है कोई एक ही सरकार के स्तर के नियंत्रण में रहता है। जैसे कहने का मतलब एक बात यहाँ पे समझिएगा कि जैसे हमारे भारत में केंद्र सरकार है तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, अब इसके अंतर्गत कई प्रकार के छोटे बड़े मतलब राज्य में जाइए तो राज्य सरकार, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय सरकार, लेकिन ये सभी सरकार जो है अपने कामों को करने के लिए, परमिशन लेने के लिए किस पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का कोई एक ही स्तर होता है और उसी स्तर के आधार पर क्या किया जाता है, शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक ना, या फिर अन्य छोटे बड़े स्तर तो रहता है, लेकिन वो सभी छोटे बड़े छोटे छोटे जो स्तर है या छोटे छोटे भाग जो है, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत रहेगा, कोई एक शक्तिशाली स्तर के नियंत्रण में रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में कोई एक ही सरकार का स्तर होता है और वही पूरे देश के शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें छोटे बड़े जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी स्तर होते हैं, केंद्र स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर, ये सभी राज्य और क्षेत्रीय स्तर किसके नियंत्रण में होगा, केंद्र के नियंत्रण में होगा। मतलब बिना केंद्र की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही बोलेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र सरकार ही पूरे क्षेत्र के शासन व्यवस्था को संभालता है और सभी को अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि स्वतंत्रता, देखिएगा तो स्वतंत्रता अगर देखिएगा तो एक शब्द होता है यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता देखिएगा तो अंग्रेजी शब्द लाइब्रेटरी, एक शब्द होता है लाइब्रेटरी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिबर्टी जो होता है ये स्वतंत्रता, ये क्या है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है लिबर्टी, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। यानी लिबर्टी का मतलब होता है कि बंधनों से मुक्त कर देना। ठीक ना, यानी बंधनों से, यानी कहने का मतलब कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई रोक टोक ना हो, वो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई काम कर सके, अपने सोच से, अपने बुद्धि से कुछ बात को सोच सके, समझ सके तथा वो खुद से निर्णय ले सके। ठीक है, यानी जैसे कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, जिसके कारण वो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई काम को कर सके, अपने सोच के अनुसार कोई निर्णय ले सके, तो इस व्यवस्था को हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब कि स्वतंत्रता जो है क्या करता है, व्यक्ति को उसके इच्छा अनुसार से काम करने की आजादी देता है कि जाइए आपको आजादी है, आप अपने इच्छा अनुसार से, अपने सोच से, अपने बुद्धि से क्या कीजिए, काम कीजिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अब एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक व्यक्ति को देखा जाए तो एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मान लो कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को बांध दिया गया है, वो व्यक्ति जो है बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, कोई काम करेगा, खाएगा, घूमेगा, बैठेगा, व्यापार करेगा, कोई पैसा कमाएगा या फिर कहीं पे घूमने जाएगा तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, पढ़ाई करेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, घूम रहा है, अपने भलाई सोच रहा है, अपना भलाई के लिए पैसा कमा रहा है, अपने भलाई के लिए शिक्षा प्राप्ति कर रहा है, तब उस स्थिति में जब उसको किसी से परमिशन ना लेना पड़े, अपने भलाई के लिए जब उसको लगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए बढ़िया है और हमारे लिए काफी होना भी जरूरी है, इसीलिए वो व्यक्ति किसी से परमिशन, मतलब उसको कोई व्यक्ति बांध कर नहीं रखा है, उसको किसी प्रकार का रोक रोकाव नहीं है, तो इसी को हम लोग स्वतंत्रता कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई निर्णय ले सके, कोई कार्य कर सके, ठीक है, तो इसी को हम लोग स्वतंत्रता कहेंगे। हाँ,
वैसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्तियों को क्या हो, अपने रुचि के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार कोई काम करने का अवसर मिले, कोई काम करने का मौका मिले, तो इसी को हम लोग स्वतंत्रता कहेंगे, याद रखिएगा। स्वतंत्रता जो कि अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी से लिया गया है। बंद करो। तो स्वतंत्रता अगर देखिए जाए तो हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान का आर्टिकल 90 to 22 यानी संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 में अगर देखिएगा पढ़िएगा तो संविधान 19 से 22 में हमें स्वतंत्रता के बारे में जानकारी मिलती है। यानी संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 90 to 20 जो है वो स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अपने अनुसार कोई काम करने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, कोई अपने अनुसार कोई काम आप कर सकते हैं। अपने अनुसार अगर लगे कि शिक्षा ग्रहण करना है तो शिक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है। आपको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार हमें संविधान का आर्टिकल 21 में, यानी आर्टिकल 21 के ए देखिएगा तो उसमें हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी मिलता है। तो स्वतंत्रता समझ गए। स्वतंत्रता जो है अंग्रेजी भाषा का लिबर्टी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधन मुक्त या बंधनों से अभाव कर देना, यानी बंधनों से छुटकारा पा लेना। यानी जब कोई व्यक्ति को पूरी तरह से छूट दे दिया जाए ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने इच्छा अनुसार कोई फैसला ले सके, कोई निर्णय ले सके, ताकि वो अपने इच्छा अनुसार अपने भलाई के लिए कोई कार्य कर सके। और हाँ, ये बात ध्यान में आना चाहिए कि उसके अनुसार जो कार्य किया जा रहा है उससे कोई दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी ना हो। तो इस प्रकार के मुक्ति को, इस प्रकार के बंधन मुक्त को हम लोग क्या कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति को उसके इच्छा अनुसार से, उसके सोच के अनुसार से कोई फैसला लेने की आजादी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनता है कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार को लिखे। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, अब बहुदलीय व्यवस्था में देखिएगा तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर पे एक दलीय व्यवस्था हो जाएगा, जिसमें कोई एक दल का ही दबदबा रहता है, कोई दूसरा व्यवस्था, कोई दूसरा दल यहाँ पे भाग नहीं ले लेगा। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, द्विदलीय व्यवस्था हो जाएगा। और तीसरा का क्या हो जाएगा, बहुदलीय। इस प्रकार से व्यवस्था हम बोल सकते हैं। तो कहेंगे कि हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ पे दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है कि दलीय व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि देखिए कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार, यानी दलीय प्रणाली जो है, यानी प्रणाली का मतलब तरीका, कि दल कितने प्रकार के होता है, ठीक ना, वो कितने तरीके से राज करता है। तो हम कहेंगे कि दलीय प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। यही तीनों दल के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को या किसी भी लोकतांत्रिक देश के नीतियों को क्या किया जाएगा, संचालन किया जाता है, और ताकि देश जो है आगे चलकर विकसित हो सके और देश में विकास जैसी कामनाएं को या फिर विकास जैसी कार्यों को संपन्न किया जा सके। तो इस व्यवस्था को ही कहेंगे दलीय व्यवस्था, जिसमें 3 प्रकार के दल हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको इतना लिखना है कि दलीय प्रणाली के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। बस 2 नंबर में इतना काफी है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि निर्वाचन आयोग के कार्यों को लिखें। अब निर्वाचन आयोग, जो कि आपको पता होगा कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, और निर्वाचन आयोग जो है क्या काम करता है, जैसे चुनाव से संबंधित। तो सबसे पहले हम कह देंगे कि निर्वाचन आयोग के 2 काम निम्नलिखित है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या करेगा, निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, पहला। दूसरा का, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव कब करवाना है, किस प्रकार से, यानी चुनाव की तिथि तथा चुनाव जब संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो चुनाव का जो परिणाम जो है, परिणाम की तिथि घोषित करता है। यानी चुनाव करवाना तथा चुनाव का परिणाम घोषित करना, ये किसका काम है, निर्वाचन आयोग का। तो 2 बात यहाँ पे याद रखिएगा। भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। अब भारत के दलीय, यानी भारत में देखिए कि जिस प्रकार से दल चलाया जाता है, जिस प्रकार से राजनीतिक दल कार्य करती है, उसकी 4 विशेषता को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी अनेक प्रकार के दल यहाँ पे है। एक विपक्षी दल भी होता है, जो जीते हुए दल में कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां को निकालते रहता है, ताकि वो सही ढंग से अपना काम कर सके। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भारतीय, यहाँ पे क्या बोला गया कि भारत की दलीय व्यवस्था। तो भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखेंगे बहुदलीय व्यवस्था। दूसरा का, यहाँ पे देखिएगा तो राष्ट्रीय, यानी जो राष्ट्रीय दल है और जो क्षेत्रीय दल है, दोनों को आजादी दी गई, यानी दोनों का अपना अपना कोई क्षेत्र पर नियंत्रण है। तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व, यानी राष्ट्रीय दल अपना राष्ट्र पर नियंत्रण कर रखी है, राष्ट्र को चलाने का कार्य कर रखी है, राष्ट्र को कोई रोक टोक करने नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से क्षेत्र को चलाने के लिए क्षेत्रीय दल है, तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों का प्रभुत्व। तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व है। तो ये दूसरा का विशेषता ये हो गया कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व। तीसरा का, हमारे भारत में देखा जाए तो गठबंधन का प्रभुत्व है, यानी कहने का मतलब कि कई प्रकार
के दल जो है आपस में मिलकर क्या करती है, आपस में मिलकर अपने सरकार को चलाने का कार्य करती है। तो तीसरा हम बोलेंगे कि दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो बोल सकते हैं कि गठबंधन का प्रभुत्व, यानी कहने का मतलब कि कई प्रकार के पार्टी जो है आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है और फिर अपना नियंत्रण कर लेती है सरकार पर और फिर सरकार को चलाने का काम करती है। तो गठबंधन का प्रभुत्व कह सकते हैं। और चौथा अगर देखिएगा तो विविध वैचारिक, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विविध वैचारिक सुझाव, मतलब अलग अलग राजनीतिक दल है वो सब क्या करता है, अपना अलग अलग विचार प्रस्तुत करता है, अपना अपना बातें को बताता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि भारत में दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण बताइए, तो सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था पहला लक्षण हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, केंद्र व राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व, क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व, यानी कहने का मतलब कि हमारे देश में राष्ट्र यानी जो बड़े बड़े राष्ट्रीय किसे कहेंगे, मतलब वैसा राजनीतिक दल जिसका जो मत जो है या फिर जिसका जो अगर देखा जाए कि जो वैसा राजनीतिक दल जो कम से कम 4 राज्यों में क्या किया गया है, अपना सरकार बना लिया हो, यानी जो राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में अपना सरकार बनाई रहती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय दल। कम से कम 4 राज्यों में जिस राजनीतिक पार्टी का अपना सरकार बनी हुई है उसी को हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय दल। ठीक, तो देखिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों का अपना अपना प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व मतलब अपना अपना नियंत्रण होता है अपने अपने क्षेत्रों पर। तो ये दलीय का दूसरा का विशेषता है, भारत में दलीय व्यवस्था का दूसरा की विशेषता। और थर्ड में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कि गठबंधन का प्रभुत्व है हमारे देश में, गठबंधन का प्रभुत्व या फिर गठबंधन की सरकारें भी बोल सकते हैं कि दलीय विशेषता में गठबंधन करने का भी व्यवस्था किया गया है। मतलब मान लो कि कोई को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो वो अनेक पार्टी के साथ मिलकर अपना गठबंधन की सरकार बना लेता है। तो क्या ये भारत हमारे दलीय विशेषता के भारत में राजनीतिक दलीय का क्या है, विशेषता है कि नहीं है, कि दल बनाने की जो प्रक्रिया में है तो कहीं ना कहीं गठबंधन की जो सरकार है ये भी एक प्रकार से शामिल है, जो कि दल को अपना बनाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए अपने दल में दूसरे दल को मिला लेता है। तो ये भी एक विशेषता हो गया। तीसरा का अगर देखिएगा तो हम क्या कहेंगे, विविध विचारों का मेल। ठीक, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि या फिर प्रभुत्व, विविध विचारों का प्रभुत्व, यानी कहने का मतलब कि दलीय व्यवस्था में जो विविध मतलब अलग अलग, अब आपको पता ही होगा कि जब अलग अलग दल है तो अलग अलग विचार भी होगा। तो अलग अलग दलों का जो व्यक्ति है या फिर जो अलग अलग जो सांसद या MP विधायक वगैरह होता है उन लोगों को अपना अपना अलग अलग क्या होता है, विचार होता है और उनके विचार का आदर भी किया जाता है। ठीक ना, तो ये बातें जो है हमारे दलीय विशेषता, यानी हमारा भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसकी 4 विशेषता यहाँ पे निम्नलिखित है। भारत में जो दलीय व्यवस्था चलता है उसके 4 विशेषता निम्नलिखित है, ये चारों विशेषता याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 54 से जो 55 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कुछ प्रावधान बताया गया है और एकल संक्रमणीय प्रणाली जो है यही 2 अनुच्छेद में बताया गया है। जैसे कहा गया है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली कैसे क्या होता है, जैसे एकल संक्रमणीय प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जितने भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुए हैं वो सभी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, यानी जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुए हैं उन सभी को क्या करता है, राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का जो सदस्य होता है वो क्या करता है, सभी सदस्यों को 1, 2 और 3 इस रैंक के आधार पर वोट देता है। और इस वोट देने के, यानी राष्ट्रपति को जो वोट देने की जो प्रक्रिया हो रहा है 1, 2, 3 रैंक देकर, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं बेहतर तरीका से। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र से 3 प्रकार के राष्ट्रपति खड़ा होंगे। अब यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के, अगर मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के जितने भी सांसद विधायक जो लोग हैं तो सांसद विधायक लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चयनित करते हैं, राष्ट्रपति को जिस प्रकार से हम लोग को विधायक सांसद को चुनने की अनुमति है उस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति को चयनित नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति को चयनित कौन करेगा, राज्यसभा लोकसभा के, यानी जो सांसद और जो हमारे देश में सांसद विधायक है, राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य, जो विधानमंडल के जो सदस्य है वो सब क्या करता है, वो सब ही क्या करेगा, चयनित करने का काम करेगा राष्ट्रपति को। जैसे मान लीजिए 3 राष्ट्रपति खड़ा हो गया, अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति, कुछ सांसद विधायक आ गए। अब सांसद विधायक ऐसा नहीं है कि एक सांसद विधायक को ये राष्ट्रपति पसंद है तो इनको ही वोट देंगे, नहीं, बल्कि जितने भी सांसद विधायक है वो सब क्या करेंगे, मान लीजिए कि तीनों को वोट देना है, मतलब जितने भी सांसद विधायक है वो तीनों व्यक्ति को वोट देंगे, लेकिन वो रैंक पर देते हैं। ये अगर मान लीजिए कोई सांसद विधायक को ये अच्छा लगा तो इसको 1 नंबर दे दिए, इसको 2 और इसको 3 नंबर।
अब कोई सांसद विधायक को ये अच्छा लगा तो इसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3 नंबर दे दिया जाता है। इस प्रकार के जो चुनाव राष्ट्रपति के करवाया जाता है रैंक के आधार पर, 1 2 3 रैंक के आधार पर जो चुनाव करवाया जा रहा है राष्ट्रपति का, इसी को हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम कहते हैं, जिसका वर्णन हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 54 से 55 में किया गया है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का वर्णन हमारे आर्टिकल 54 से 55 में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को अलग अलग, राष्ट्रपति को चयनित करने के लिए अलग अलग रैंकों के आधार पर उसको चुना जाता है और अनेक प्रकार के सांसद और विधायक उनको क्या करते हैं, चुनने का, रैंक के आधार पर चुनने का प्रयास करते हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में अगर बोला जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो उस क्षेत्र में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले गरीबों को आगे उठाने का प्रयास करता है, जो समाज के कल्याण के लिए सोचता है, जो गरीबों को शिक्षित करने का प्रयास करता है और जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देकर समाज में ऊंचे वर्ग के मुकाबले में यानी ऊंचे वर्ग के बराबरी में लाने का प्रयास करता है। तो उसी को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, लोक कल्याणकारी वैसे राज्य को कहते हैं या लोक कल्याणकारी एक ऐसा राज्य है जो क्या करता है, तो जो समाज में गरीबों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग लोगों को मदद करके आरक्षण देकर उनको ऊपर उठाने का प्रयास करता है और समाज में विकास करने का कार्य करता है तथा लोगों के अंदर विकास जैसी भावनाएं लाने का कार्य करता है। तो इससे ही इस व्यवस्था को ही लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक ना, अगले क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। हाँ, तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा फास्ट हो गई, यहाँ पे देखिएगा तो फिर भी उसने हिसाब से क्या किया, हम समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, उतने हिसाब से हम समझाने का प्रयास किए जिसमें यहाँ पे आपको देखिएगा तो कोई ना कोई हद तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेगा। ठीक है, तो जो भी पॉलिटी का विशेष क्लासेस है, जो भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन रहेगी, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगले पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो कि पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।